नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोके का है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। इमरान के बचपन का प्यार तालिबान, शाहिद अफरीदी की जवानी का। इसलिए तो देखिए ना, जब से अफगानिस्तान की सत्ता आई है ना तालिबान, तब से पाकिस्तान दीवाना सा हुआ जाए। कभी इमरान खान कहते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद करा लिया। इमरान खान के करीबी कहते हैं कि तालिबान कश्मीर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा। अब शाहिद अफरीदी को तालिबान में रब नजर आ रहा है। तालिबान की बहुत पॉजिटिव सोच नजर आ रही है। मतलब सोचिए, गुड टेरर, बैड टेरर के बाद पॉजिटिव टेरर। तालिबान पाकिस्तान आतंकी भाईजान नजर आ रहे हैं। मतलब तालिबान पाकिस्तान आतंकी भाईजान। उधर तालिबान भी कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तालिबान भी कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। ये आतंकी जुगलबंदी, तालिबान और पाकिस्तान दोनों आतंकी भाईजान, ये आतंकी जुगलबंदी दुनिया के लिए खतरा है। भारत के लिए क्या संकेत, क्या खतरे की घंटी, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि ये दिख रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो एक मुल्क है पाकिस्तान। यही नहीं, खबर ये भी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कई देशों के चक्कर काट रहे हैं तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी तालिबान के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए। मतलब पाकिस्तान दीवाना हुआ जा रहा है। तालिबान मेहरबान, इमरान पहलवान। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आपको बता दें, सुशील पंडित साहब मेरे साथ आज लाइव है। सुशील पंडित मेरे साथ है। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा है। एमएस बिट्टा भी आपको नजर आ रहे हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान हाफिज लोन साहब हैं, शौकत चौधरी हैं, पीडीपी जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुशील पंडित जी, आज मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये इसलिए क्योंकि कश्मीर को काबुल समझने की गलती कर रहे हैं इमरान, नंबर एक। नंबर दो, मेरा सवाल दरअसल यही है कि पाकिस्तान का भविष्य है ना अफगानिस्तान, इसलिए पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है, शाबाशी दे रहा है। पाकिस्तान का भविष्य है क्या अफगानिस्तान? और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तानी कहां भागेंगे? इनको ये नहीं समझ आ रहा है। अमन जी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दशकों से अपना अहाता माना है, अपना पिछवाड़ा, अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे वो कहते हैं अंग्रेजी में, वो माना है। क्योंकि उनको लगता था कि इनकी कमर थोड़ी बहुत पतली है, भारत एक धचका देगा तो शायद ये दो टूक ना हो जाएं। तो वो अपने पीछे एक अहाता ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको पीछे हटने में और लड़ने में और थोड़ा वहां गोदाम बनाने में, वहां मदरसे बनाने में, वहां अपनी क्यारियां लगाने में आसानी हो जाए। और ये काम उन्होंने अमेरिका के डॉलर्स पर, अमेरिका के हथियार पर, अमेरिकी जिहाद को लड़ने के लिए सोवियत रूस के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल होने दिया। और तभी उसी दौर में इन्होंने कश्मीर पर भी थोड़ा बहुत वो डॉलर और थोड़े बहुत वो हथियार यहां भी भिजवाए। उस माल मुफ्त में से उन्होंने कुछ हिस्सा कश्मीर को भी डिस्टर्ब करने में इस्तेमाल किया। तभी आपने देखा कि 1990 के आसपास जब अफगानिस्तान से रूस की वापसी हुई तो वहीं कश्मीर में भी अपने बचे हुए मुजाहिदों को, उस असले को, उस पैसे को इन्होंने वहां झोंका। तो पाकिस्तान का कश्मीर और अफगानिस्तान ऑब्सेशन जो है ये बहुत पुराना है। और कमाल की बात यह है कि जब 9/11 हुआ और बुश ने आंखें दिखाई और कहा कि पाकिस्तान से या तो तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे शत्रु हो, तो पाकिस्तान की घिग्गी बंधी। उन्होंने अपने हवाई अड्डे, अपनी सेनाएं, अपने बेसिस अमेरिका को दिए ताकि उसी तालिबान को जिसको इन्होंने पाला पोसा था, उसके ऊपर बम बरसाए जा सकें। लेकिन यहां पाकिस्तान दोहरी चाल चला। उसने मोमबत्ती दोनों सिरों से जलाई। एक तरफ मुल्ला उमर को शरण दी, ओसामा बिन लादेन को शरण दी, और दूसरी तरफ अमेरिका से डॉलर कमाए और इनको तालिबानी पकड़ पकड़ के बेचते रहे। ये दोनों तरफ डुप्लिसिटी जिसे कहते हैं, दोहरी चाल पाकिस्तान चला। और उसे लगता है कि ये दोहरी चाल चलते चलते आज वो कामयाब हो गया है।
वही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, वही मुल्ला उमर जब मरा तो उसका फातिहा पाकिस्तान में पढ़ा गया, और उसी मुल्ला उमर का जो वारिस था, जो उत्तराधिकारी था, मुल्ला अख्तर मंसूर, उसको भी पाकिस्तान में ही अमेरिका ने ड्रोन से मारा। सुशील पंडित, तो अमेरिका को भी समझ आता रहा कि पाकिस्तान दोहरी चाल चल रहा है। ऐसे ही अमेरिका को भी एक दिन ना पाकिस्तान का फातिहा ये बरादर पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस वक्त दो घोड़ों पर, दो किश्तियों में सवार है, और उसको लगता है, और ये तो असद दुरानी और हमीद गुल जो इनके आईएसआई के सरबराह रहे हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, जनरल असद दुरानी ने कहा कि अगर आप दो दो घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते तो सर्कस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमीद गुल ने तो कहा था कि हम पाकिस्तानी पैसों से ही पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी पैसों से ही और अमेरिकी हथियारों से ही अमेरिका को हराएगा। ये उन्होंने एक खुली मजलिस में कहा, आज भी वो वीडियो यूट्यूब में मौजूद है। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में लिखा है, द ग्रैंड डिल्यूजन, कैसे अमेरिका को पाकिस्तान के फौजी तानाशाह एक एक अमेरिकी राष्ट्रपति को घुमाते रहे, पट्टी पढ़ाते रहे, वहां के पेंटागन में यहाँ के पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जा जाकर पट्टियां पढ़ाते रहे, और आज ये हालत है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को युद्ध में नहीं हटाया है। तालिबान कंदहार, काबुल, जलालाबाद, मजार शरीफ, हेरात जीत करके नहीं आया है अफगानिस्तान में, वो दोहा की टॉक्स में जीत करके आया है। उसने वहां साइकोलॉजिकली नहीं, लेकिन पता है एंगेजमेंट के थ्रू, सवाल बस ये आता है कि पाकिस्तान का हाल भी कल को अफगानिस्तान वाला हुआ, वहां पर भी आतंकी हुकूमत वैसे लगभग है, लेकिन पूर्णतः आतंकी हुकूमत आएगी तो ये पाकिस्तानी दौड़कर कहां जाएंगे? जो हमने तस्वीरें देखी, अफगानियों को तो फिर भी चलिए जगह दे दी, पाकिस्तानियों को कौन जगह देगा? ये लोग कहां भागेंगे? कौन से हवाई जहाज में कहां लटके मिलेंगे? इनका क्या हाल होगा नुपुर? लेकिन भारत के लिए तो दोहरी चुनौती है। अमन जी, ये अपनी नाक पे हथौड़ियां बजाएंगे और चपटी नाक करके चीन की तरफ भागेंगे। चीन भी नहीं पूछेगा। चीन क्या उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है वहां पर? चीन क्या कर रहा है वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ, और पाकिस्तानियों की क्या हैसियत है ना चीन में? सुशील पंडित जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं पूछना इनको, और ये तालिबान के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। कल को अफगानिस्तान वाला भविष्य होगा पाकिस्तान का नुपुर, लेकिन सवाल आपसे ये नहीं है, सवाल भारत के पर्सपेक्टिव से है। एक आतंकी मुल्क कम था क्या, तो दूसरा आतंकी मुल्क और आतंक की जुगलबंदी भारत के लिए कितनी डेंजरस? सरकार का क्या पक्ष? नुपुर देखिए अमन जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। सरकार का क्या पक्ष है नहीं है, ये तो मेरे से ज्यादा एक पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष ने इस बात पे थोड़ी सी आप देखेंगे तो लाइट थ्रो करी थी, ये कहते हुए कि हम किसी भी कंटिंजेंसी के लिए तैयार हैं, हम प्लानिंग स्टेज पे बहुत पहले से ही हैं, और साथ ही साथ में जो सरकार का रुख रहा है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले हमारे नागरिकों को, चाहे वो नॉन सिटीजन्स हो, भारतीय लोगों को, और कहीं बारी अफगानी नेशनल्स को अंडर न्यू वीजा रेगुलेशंस हम कैसे जीवित सुरक्षित वापस ला पाए। इसी में सुशील जी की बात को आगे रख, सब जानते हैं इमरान खान की सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी दैट अफगानीज हैव ब्रोकन आउट ऑफ शैकल्स ऑफ स्लेवरी, आजाद। और इस चीज को रिजॉइस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए अगर पाकिस्तान सोच रहा है, तो मैं कहूंगी कि अगर अपनी ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं बंदूक की गोली मारने को तैयार है पाकिस्तान, तो वो खुद जाने पाकिस्तान का भविष्य क्या रह जाएगा। जब अमेरिका ने खुद का भविष्य 9/11 पे देख लिया था, सितंबर 11 को क्या हुआ था अमेरिका के अंदर और किस कारणवश हुआ था, और उसका जो मेन म्यूज था, उसका जो स्पॉन्सर, डायरेक्टर, एक्टर था, वो पाकिस्तान में पाया गया था। मुल्ला उमर को किस तरीके से आईएसआई ने अपनी धरती पर ट्रेन किया, शेल्टर किया, किस तरीके से परवेज मुशर्रफ भी आके बयान करके कि जी हाँ, हमारी आर्मी ने तो आए दिन मिलिटेंट्स और टेररिस्ट को ट्रेन किया है और उनको आतंक फैलाने के लिए तैयार किया है। और फिर पेशावर में पाकिस्तान का भविष्य, आप ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2014 के अंदर 100 से अधिक बच्चे
जो पाकिस्तान का भविष्य है, किस बेरहमी से तालिबान द्वारा मार गिराए गए। तो अगर पाकिस्तान को अपना भविष्य ऐसा मंजूर है तो उनको मुबारक। वो देश जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बैकिंग के लगभग 18.5% अपना बजट डिफेंस इक्विपमेंट में लगा दे, खुद के पास रोटी के वांदे पड़े हुए हैं लेकिन गोली बारूद में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक ओवर कॉन्फिडेंट देश है। अगर वो सेल्फ इमोलेशन मोड में है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, उनके एक प्रवक्ता ने भी आके कहा हम तालिबान से मदद लेंगे, तालिबान को तुम हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे पहले तुम ये तो सोच लो, तुम्हारे तो स्कूली बच्चों को नहीं बख्शता तालिबान। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि इफ दे आर प्रिपेयर्ड, मतलब अगर वो ऐसे अपने भविष्य के लिए तैयार है तो वो उनको मुबारक। जहां तक भारत की दृष्टि से अगर आप एक पर्सपेक्टिव पूछना चाह रहे हैं तो हमारे CDS ने भली बात ही बता दिया था दैट वी आर प्रिपेयर्ड। और अभी हाल ही में कुछ 3 दिन पहले कश्मीर के अंदर, क्योंकि अगर PTI के प्रवक्ता खुश हो रहे हैं कि तालिबान की हम इस्तेमाल करेंगे POK के अंदर, तो मैं इनको बता दूं, जो लोग कल भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे थे कि धारा 370 का एब्रोगेशन सही नहीं था, आज वही सरकारी अफसर बकायदा रिकॉर्ड पे आके कह रहे बहुत अच्छा हुआ 370 2019 के अंदर एब्रोगेट हो गया। कम से कम हमारी इंटेग्रिटी एंड फुल सॉवरेंटी और यूनिटी की इशू तो अब क्वेश्चन मार्क में, अधर में तो नहीं लटकी हुई। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आर्मी के GOC ने, चिनार कोर के GOC ने लगभग 200 टीम बना के बच्चों का एक स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता का अरेंजमेंट किया, उसमें बच्चे कैसे बढ़ चढ़ के आगे आए, चाहे वो क्रिकेट से भी आगे बढ़ के अलग अन्य तरीके के स्पोर्टिंग इवेंट्स में आगे बढ़ के आना चाह रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि भारत इस दृष्टि से मेन स्ट्रीमिंग में एंड एट द सेम टाइम डिफेंस पर्पसेस से, जैसे हमारे CDS साहब ने बताया, काफी प्रिपेयर्ड है और आगे भी प्रिपेयर्ड रहेगा। और कश्मीर को काबुल समझने की गलती ना करें इमरान, मुंह की खाएंगे इमरान। नया हिंदुस्तान। मैं इरफान हाफिज लोन, पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बिट्टा साहब आपके पास आऊंगा। पहले इरफान हाफिज लोन आप बोल लीजिए। इरफान हाफिज लोन, सवाल ये कि जो लोग यहां पर भी, जो लोग पाक भरोसे हैं या पाकिस्तान भरोसे हैं, जो जिनको पाक पसंद है, उनको समझना होगा कि पाकिस्तान आतंक भरोसे, अब तालिबान भरोसे है। इरफान हाफिज लोन। नहीं, ये तो आपका आरोप है कि यहाँ पर जो लोग समस्या का हल ढूंढते हैं वो पाकिस्तान के भरोसे ढूंढते हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि एक मसला है। मैंने बोला ही नहीं आप पाकिस्तान भरोसे हैं। आपने ही कहा कि यहां पर जो लोग, आप तो उनके खिलाफ है ना। मैंने कब बोला आप पाक भरोसे हैं? देखिए, सबसे पहले अमन जी मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हैं? आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें, जो आप अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान का अगर काबुल, अफगानिस्तान जैसा हाल हो जाएगा तो वो कहां चले जाएंगे, हमें पाकिस्तान की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चिंता करनी है। नेपाल जो हमें सबसे अच्छा दोस्त था, उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया और हमारी भूमि को अपनी भूमि में दिखा दी। चीन ने आक्रमण किया, श्रीलंका हमसे नाराज, चाइना हमसे नाराज, पाकिस्तान से स्टेलमेट। तो आप उस विषय पे चर्चा करिए, हम कहां पर है। अभी ये प्रवक्ता जी कह रही थी कि भाई 370 हटने के बाद इंडिया में आना चाहिए। आप सुनिए, 370 हटने के बाद क्या यहाँ कह रहे हैं कि आप जगह दीजिए मुसलमानों को? भारत सरकार का, बीजेपी का मानना था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति भी लेने को तैयार नहीं है, शांति हो गई। ये सब इंडिया आना चाह रहे हैं। इंडिया वहां खड़ा है, तिरंगे की ताकत को पहचानिए। खुशकिस्मत है इंडिया में है। हम इंडिया कहाँ, इंडिया कहाँ है? इंडिया जहां है ना, इंडिया की वजह से आप है और हम हैं। पूरी दुनिया के लोग इंडिया आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, राम जी तो वनवास गए थे, वादा निभाया था। आप लोगों ने जो कश्मीरियों से वादा किया था, जो हमें संविधान के दायरे में कुछ मिला था, हमारा झंडा, हमारा आईन, आप तिरंगे की बात कर रहे हैं, उसे मजबूती से आप सामने रखिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का झंडा था, उसे आपने किस तरीके से छीना, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची। तो इसका तालिबान से क्या लेना देना है? वो चर्चा होना चाहिए जी। इसका तालिबान से तो कोई लेना देना नहीं है ना। या अब आप तालिबान भरोसे हैं? तालिबान भरोसे लेंगे 370? भरोसे नहीं है, मैं भारत के संविधान के दायरे में एक हल ढूंढता हूं। आप ऐसी बात ना करिए।
हाँ, तो और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर है एक मसला है, 1 लाख लोग मारे गए, 3 युद्ध हुए हैं, एक एक राजनीतिक मुद्दा है, इस मसले को हल करना होगा जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेके। और आप कहते हैं पाकिस्तान गड़बड़ करता है, तो पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए कश्मीर पे, तभी जाके मसला सुलझ जाएगा। तालिबान से भी? जी मैं कह रहा हूं कश्मीर के संपर्क में आपको पाकिस्तान से बात करनी है, कश्मीरी पंडित से बात करनी है, कश्मीर लोगों से, लद्दाख के लोग, जम्मू के लोग, सबसे एमएस बेटा हम दिल्ली को लेकर पाकिस्तान से बात करते हैं क्या? हम भोपाल को लेकर बात करते हैं, कश्मीर को लेकर क्यों करेंगे? है कौन? आप बोलिए एमएस बेटा साहब। एमएस बेटा देखिए, मेरी नजर में ना एमएस बेटा एक चीज है, आज जब दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद होता है तो उसका वुहान, मतलब जैसे आप कोरोना वायरस है दुनिया भर में है, शुरुआत तो वुहान से हुई थी, तो आतंक का वुहान है पाकिस्तान। ये तालिबान, ये जितने आतंकी है ना, सब निकले तो पाकिस्तान की लैब से ही हैं, तो आतंक का वुहान है पाकिस्तान। और इसलिए आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है, इमरान खान जश्न मना रहे हैं। बोलिए एमएस बिट्टा साहब। मैं तो कहता हूं अगर और कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अगर बोलना चाहते तो बोल ले, मैं बोल लेता हूं, पर इनका मैं जवाब देता हूं। इन्होंने 370 धारा की बात की, पहले का 370 धारा और आज का 370 धारा हटने के बाद इनको बदलाव की बात करता हूं। जो जवानों पे पत्थर फेंकते थे, तो तिरंगे झंडे को आग लगाते थे, मातृभूमि को गाली देते थे, जवानों पे गोलियां चलाते थे, तिरंगा झंडा गुलाम करके रखा था इन लोगों ने। आज आजादी मिली, कल क्या था? जन्माष्टमी, जय कृष्णा जय कृष्णा, जन्माष्टमी भी कल निकाली गई। कितनी शहादतें हो रही बताइए? मारे जा रहे हैं तो आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दुनिया में आप बोल रहे हैं क्या रह रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुन, तेरी बात में मैं नहीं बोला, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, तेरी बात में अनुपम जी बोले, तेरी बात में पंडित जी बोले, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, बोला तेरी बात में मैं, तेरी बात में इंजीनियर बोला मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तलबानियत तुम्हारी ऐसी की तैसी है, ओए मैं तुम्हारी बात पे बोला नहीं, क्या बोलता है निकल के बीच में घुस के, कहां से तुम लोग आ जाते हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी, आतंकवादियों के बाप है, तुम्हारी बात पे बोला मैं, बोला इसकी आवाज को बंद कीजिए, बदमाश की, इसकी आवाज में बोला मैं, ना अनुपम जी बोली, ना पंडित जी बोले, ना मैं बोला। ये है कौन? क्या होना तू कौन है? आतंकवादियों का सरदार है तू, बेगुनाहों के कातलों का सरदार है तू, तलवानियों की मदद करता है तू, आतंकवादी है। तेरे जाते का वो इलाज करेंगे ना इंजीनियर, तू याद रखेगा। ये आज का हिंदुस्तान है, याद रखना, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सीमाओं की रक्षा करना जानता है। बीच में मत बोल मेरे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम देता हूं, बोल, तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, पर मेरी बात में बोलने की कोशिश मत करना। आतंकवादियों के लीडर, तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों का साथ देने वालों, हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चलाने वालों का साथ देने वालों, हमारी मातृभूमि को पीठ पे छुरा मारने वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ रखा है आप लोगों ने। आओ तो सही, तैयार खड़े हैं, तुम्हारे कहने पे 370 धारा पे चर्चा हो जाएगी। पाकिस्तान है कौन? पल्ले अल्ले कुछ नहीं, कहता है तालिबान के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। आज है वो भी 70,000 तालिबानी, एनसीसी कितनी है? 70 लाख। कितनी है सिविल डिफेंस? करोड़ों। और फोर्सेस कितनी है देख ले। हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं जंग करना चाहते, मातृभूमि की तरफ कोई आके तो देखे। एक शब्द हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी ऐसा नहीं बोला जिस पे किसी को तकलीफ हो। वो क्या कहते हैं? हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं। आज आप लोगों को एक होना होगा। तुम करते हो चाइना की बात, तुम करते हो नेपाल की बात, हम अपने बल पे खड़ा हिंदुस्तान आज पहले की तरह हिंदुस्तान नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर दो और दिल्ली में बात हो, सब गोली चलाए। आज दिल्ली से नहीं पूछना होता, एक चलाओ। चलाई थी ना दीनानगर, घटनानगर, इन्होंने पठानकोट में एक चलती 100 चलाते, ठोक ठोक के इनकी ऐसी की तैसी। ये आज का हिंदुस्तान। अरे मैं आपकी बात पे बोला नहीं, आपको फिर मौका देते हैं, बोलो। आप चले गए, वो चले गए बेटा जी, बेटा जी चले गए, वो छोड़ दीजिए बस, चले गए, वो चले गए बेटा जी, चले गए वो। मेरा सवाल आपसे यही है,
पाकिस्तान इतना खुश क्यों है? क्या पाकिस्तान का भविष्य भी अफगानिस्तान जैसा है? और अगर ऐसा होगा तो इनको कौन लेगा? फिर मैं शौकत जी आपके पास आ रहा हूं, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, पीडीपी से हैं। बोलिए आप, बिट्टा जी आप कंप्लीट कर लीजिए। देखो जी, एक मैं अमन जी आपको स्पष्ट कह दूं, आज मैं एक सरदार हूं ना, मेरे को पत्रकार जब मेरे से सवाल पूछता है, मैं उसको एक सवाल पूछता हूं, तुम मुझे क्या समझते हो? कल ही कहीं मैं गया तो मुझे पत्रकार ने पूछा, कहना मैं फक्र से कहता हूं तुम भारतीय हो। मेरी पगड़ी की शान, मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज के खून से सजी हुई पगड़ी की शान, उसकी शान तभी ऊंची होती है जब मुझे फक्र से कहते मैं सबसे पहले भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं, जिस मेरे गुरुओं ने मजलूमों की खातिर अपने जीवन को कुर्बान किया। ये तीन बैठे हैं ना, अभी देख लेना, इसके बाद आखिर में बुलाना हमें। अगर एक भी तलिबानियों के बेगुनाहों के कातिल, मजलूमों को मारने वाले, बहनों को सुहाग उजाड़ने वाले, खून की नदियां बहाने वाले, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरफ कत्लेआम करने वाले एक भी उनकी फेवर में बोल जाए, कहना ये कहेंगे तलिबानी हमारे भाई, इनकी ऐसी की तैसी तलिबानी भाई। अरे अनुपम जी ने क्या बोला, बीजेपी प्रवक्ता ने क्या बोला, ये आज का हिंदुस्तान है, मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं प्रथम राष्ट्रीय भारतीय हूं। मुझे पता है मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आज अंदर क्या चल रहा, क्या शक्ति ताकत है। अरे चाइना को भी हमने देख लिया, 370 धारा भी हटा ली, तिरंगे झंडे भी लहरा दिए। अभी भी कहते हैं इमरान खान की प्रवक्ता, हम तलिबानियों पे कंधे रख के बंदूक चलाएंगे। अरे इनके पल्ले कुछ नहीं, आप क्यों फंस रहे? आपने आपको कहो मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। मैं कहता हूं ना, हर हिंदुस्तानी दुनिया में बैठा रे बिट्टा भारतीय है, आपको क्यों नहीं कहता? क्यों? जब भी ऐसी बात होती है ले चढ़ते कश्मीर की तरफ। कश्मीर में जो हो चुका, अवाम इनके साथ नहीं है। बिट्टा जी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तालिबान के साथ है, ये मेरी डिबेट थी। यहां का कोई तालिबान के साथ संभवतः कुछ लोगों को गुड तालिबान या तालिबान पर थोड़ा बहुत भरोसा है, उनका भरोसा आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं शौकत चौधरी आपके पास आ रहा हूं। शौकत भाई, जो सवाल मेरा इरफान हाफिज लोन से था वही आपसे है। मतलब जो लोग पाक भरोसे हैं उनको भी सोचना होगा अब कि वो मुल्क अब आतंक भरोसे है। शौकत चौधरी पीडीपी से हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कहीं ऐसे प्रोग्राम में हम बैठे, मेरी पिताजी से रिक्वेस्ट है कि हम अपने आदाब को ना भूल जाएं और ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे नेशनल टीवी पर बैठे लोन कुछ भी बोल जाए, लोन कुछ भी बोल जाए, मैं इस्तेमाल ना करूं। मैं हिंदुस्तानी हूं मेरे भैया, मैं आपको कुछ नहीं कहा। लोन कुछ भी बोल जाए हिंदुस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बात कर जाए, तालिबान की बात कर जाए, चाइना की बात कर जाए, और हम चुप बैठे। ना मैंने आपको कुछ कहा, आप कहने वाले मुझे कौन है? आप कहने वाले मुझे, हिम्मत क्या आपकी? मैंने आपको कुछ कहा? कौन है आप कहने वाले हमें? अरे हमारे भारत माता के खिलाफ कुछ भी बोल जाए। शौकत भाई आप अपनी बात करिए ना, शौकत चौधरी अपनी बात करिए ना, छोड़िए ना, बात करो, शौकत भाई अपनी बात करिए, शौकत चौधरी अपनी बात करिए। भाषा का इस्तेमाल करो, मुझे सलाह देने की अपने विचारों को रखो। अरे मेरी आवाज बहुत आपसे जरा, अरे अपनी आवाज को रखो। क्या कहना चाहते हैं आप? बड़े हिंदुस्तानी, अरे आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें सुनने की चलिए ना, सुनाइए ना शौकत, इसीलिए आपको बुलाया ना शौकत, इसीलिए आपको बुलाया, बोलिए ना। क्या तकलीफ है? बोलिए, टाइम का वेट कर रहे हैं। बोलिए, सुनने की हिम्मत रखिए सर, सुनने की हिम्मत रखिए। सुनने वाले बोलिए ना। सरफराज वानी भी है, बोलिए। हाँ बोलिए, शौकत आप बोलिए, शौकत आप बोलिए। यही प्रॉब्लम है, हाँ बोलिए, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि आपने जैसे कहा है कि जो लोग पाकिस्तान के भरोसे पर हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान के भरोसे, मैं आतंक भरोसे, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं। जो आपने कहा मैं उसी को रिपीट करके अपनी बात कह रहा हूं कि हमें इस वक्त जरूरी ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोचें, जरूरी ये है कि हम हिंदुस्तान के बारे में सोचें। हम अपने रियासत, मैं जम्मू कश्मीर से हूं तो मैं जम्मू कश्मीर के बारे में सोचूं। मुझे मालूम है कि मुझे पिछले 30-32 साल से मैं एक मुसीबत से जूझ रहा हूं
और मैं जानता हूं कि अगर कहीं पाकिस्तान का कोई तालिबान के साथ या तालिबान का पाकिस्तान के साथ कुछ होगा, अगर उसका असर, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, तो हिंदुस्तान बाकी वाले पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर पर अगर हम एप्रीहेंशन करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पर अगर वो करें तो हमें किस तरीके से मुकाबला करना है, हमें भरोसा है अपने पाकिस्तान को आप खतरा मानते हैं कश्मीर के लिए, ठीक है ना? नहीं, मैं ये समझता हूं, देखिए क्या हुआ, आप सब समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो पिछले 30-32 आप साल पाकिस्तान को खतरा मानते हैं ना कश्मीर के लिए, एकदम से आप लोग लड़खड़ा जाती है जुबान एकदम से। बिल्कुल, मैं लड़खड़ा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि पिछले 30-32 साल से अगर पाकिस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर में जो है खून की नदियां बह गई हैं, तो हम पाकिस्तान पर थोड़ी भरोसा करके बैठ जाएंगे। ठीक, और अब आतंक का सबसे बड़ा बरादर अगर पाकिस्तान है तो वो आपके लिए भी खतरे की घंटी, सही बात है, कश्मीर के लिए और ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन हो जाएगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को जितना जिस तरीके से समझ रहे हैं, जितना नॉर्मल समझ रहे हैं, इतना ना समझें, और जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना कंसर्न शो करें, और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करिए। अगर आप इंटरनली जो है वो लोग खुश हैं, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई इस तरह की जो गंदी नजर भी डाले। अच्छा, खुश नहीं होंगे तो कश्मीर के लोग, अच्छा, अगर खुश नहीं होंगे तो नहीं रखेंगे, नहीं खुश नहीं होंगे तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, नहीं अगर ट्रस्ट, तो आप पाकिस्तान को कैसे रोक पाएंगे? आप पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर शक करना बंद कैसे करेंगे? नहीं, क्यों, मतलब मैं समझा नहीं, अगर खुश नहीं होंगे तो आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे? नहीं, किसने कह दिया ये बात? मैं तो ये कह रहा हूं, तो इंटरनल मैटर है ना, घर का मसला है ना, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? घर की बात है घर में सुलटा लेंगे ना, बात खत्म। घर की बात है घर में सुलटा लेंगे। मेरे साथ सुशील पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऊपर आपके पास आ रहा हूँ, सरफराज वानी भी जुड़ गए। सर मेरी बात कंप्लीट होने, अच्छा चलिए, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए। अभी एक स्पोक्सपर्सन ने ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया, इसलिए उसके बाद हमारा सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने 165 में जो जंग की, आपने 71 में जो जंग की, आपने कारगिल जंग की, आपने 32 साल मिलिटेंसी को हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो कर किया है आज की डेट में, तो तब 370, तब तो हमने 370 में किया, आज अपने 370 को खत्म कर दिया, तो आप क्या कहते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाएगा? कुछ डिफरेंट, ठीक है। हाँ, ये बताएंगे क्या डिफरेंट हुआ, सुशील पंडित बताएंगे। नुपुर मैं आ रहा हूं, एक बार सरफराज वानी का कमेंट ले लूं, फिर नुपुर आप बोलिएगा एक एक करके, क्योंकि बहुत देर से मैं जा नहीं पाया हूं। सरफराज वानी भी अब आपको नजर आ रहे हैं, बोलिए सरफराज वानी। आपने डिबेट सुनी हुई, कोई सवाल नहीं है, आपका कमेंट जो ओवरऑल आपने डिबेट सुनी है, बोलिए सरफराज। अमन जी मैं डिबेट सुन नहीं पाया, मैं काफी लेट आया, मेरे आप सवाल पूछेंगे तो बता जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं। सरफराज वानी, अफगानिस्तान में तालिबान या तालिबान का अफगानिस्तान सबसे ज्यादा खुश है पाकिस्तान, भारत के लिए क्या मैसेज है सरफराज वानी? देखिए, अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करेंगे तो तालिबान का कहीं ना कहीं पे जम्मू एंड कश्मीर पे असर पड़ेगा। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, और जम्मू एंड कश्मीर पे चाहे जो भी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो, जो भी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हो, उसका कहीं ना कहीं पे असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे हमारी सरकार भी एडमिट कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी भी एडमिट कर रही है, हमारी पुलिस भी एडमिट कर रही है कि, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उनके भी कई स्टेटमेंट्स आई है। देखिए, हमें चाहिए कि इस मौके पे कहीं ना कहीं पॉलिसी ऑफ रिअप्रोचमेंट, पाकिस्तान के आतंकी और मजबूत होंगे, आप ये कह रहे हैं? पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट हो, पॉलिसी ऑफ रिप्रोच। देखिए, एक सुपर पावर अमेरिका को अफगानिस्तान रेबल्स जो एक, हेलो बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आ रही है सरफराज वानी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना। हाँ आवाज आ रही है कि मतलब पाकिस्तान के आतंकियों से खतरा है आपको? जी अमन जी, जी अमन जी, अमेरिका जैसे सुपर पावर को 20 साल के बाद हराना अफगानिस्तान की रैग टैग फोर्स से, तो कहीं ना कहीं पे वो उसका इफेक्ट पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर पे। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कश्मीर में लड़के ये सब करेंगे, बट मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिसी ऑफ रिअप्रोचमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि
एक सॉफ्ट पॉलिसी अप्रोच करें, जो अभी वो कर रहे हैं, यूएपीए कर रहे हैं, लड़कों को बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उस पॉलिसी को चेंज करें ताकि इस सब का इफेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे ना पड़े। कैसे पड़ सकता है? वो रेडिकलाइज हो सकते हैं वो जिनकी बात कर रहे थे, जिन पर यूएपी है। आप ऐसे करेंगे, आप लोगों को बंद करेंगे, आप हाँ मैं बता दूंगा। आप यूएपी में लड़कों को बंद करेंगे बिना किसी क्राइम के, आप कोई बात करेगा, आप डिसेंट पे सरकार के खिलाफ बोलने पे आप लोगों को जेलों में भरेंगे, तो कहीं ना कहीं पे उसका रिपरकशन तो मिलेगा ना। तो एक आधा नाम आप बताएंगे? ये मेरा पॉइंट है। एक आधा नाम बताइए। खालिद उमर खालिद की बात कर पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट की चार्जशीट पढ़ लीजिए, जब दिल्ली हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मासूम है। फिर तो आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट हाँ अमन जी है ना, बुरहान वानी मन्नान वानी सब मासूम है, हाफिज सईद भी मासूम होगा आपके लिए। कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट, आप मेरी बात सुनिए, कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट 3 एक्टिविस्ट की बेल करता है जो यूएन स्टूडेंट है, और दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि ये इलीगली इन पे यूएपीए लगा गया। तो ऐसे स्टेप्स अगर बीजेपी लेगी, ऐसे स्टेप्स अगर बीजेपी करेगी, तो कहीं ना कहीं भी उसका रिपरकशन तो मिलेगा। अच्छा, रेंजू शाह भी हैं, सॉरी रेंजू शाह, बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं सुशील पंडित और नुपुर आपके पास आऊंगा। बोलिए रेंजू भाई, आप बोल लीजिए पहले, बोलिए रेंजू शाह। हाँ जी, एक और कश्मीरी एक्टिविस्ट है, देखिए कश्मीर की बहुत आवाज है आज हमारे पैनल पर। बोलिए रेंजू भाई। देखो जी अमन जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये देश की सुरक्षा का मसला है, और हम सबको, मुझे नहीं लगता है कि हम सबको सियासत करनी चाहिए इस पे। अब है जो अफगानिस्तान का मसला है, वी शुड ऑब्टेन पॉलिसी। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान में है, तो हमें ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान को इफेक्ट ना आए। बिकॉज पाकिस्तान को किसको सपोर्ट करना है, अल्टीमेटली ओबियसली वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तालिबान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको कश्मीर चाहिए। बट अल्टीमेटली हमें ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है जिससे तालिबान हमारे खिलाफ ना हो जाए, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान में पड़ा है। तो अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें तो एक सेंसिटिव मामला है ये, तो उस सेंसिटिव मामले पे मैं नहीं चाहता हूं कि सियासत हो, कोई भी पार्टी, देश की कोई भी पार्टी इस पे सियासत करे। सियासत के बजाय एक ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे तालिबान भी 10 बार सोचे कि हमें हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। बिकॉज अच्छे रिश्ते पाकिस्तान का, अगर आप तालिबान के स्टेटमेंट्स अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अगर आप तालिबान के स्टेटमेंट देखें, पहले अमन जी बात तो सुनिए ना, अगर आप तालिबान के स्टेटमेंट, रिसेंट स्टेटमेंट देखे, उन्होंने कश्मीर पे भी बोला है, तो उन स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ भरा गया है। तो उस चीज को वापस रिटेलिएट करने में मुझे लगता है एक अच्छी चीज होगी, एक अच्छा स्टेप होगा। हमें अपनी फ्रेंडली पॉलिसी दिखानी फ्रेंडली, हाँ, आतंकियों से फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ठीक है, वो गुड टेरर है, आतंकी देखो पॉजिटिव टेरर है। अब तो तालिबान को पहले सुनिए ना, हवा में लटका रहा है, हेलीकॉप्टर पर फांसी पहली बार देखी हमने, तो चीजें बदल रही। तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप नहीं करार दिया है, हेलीकॉप्टर पर फांसी, टेररिज्म, क्योंकि उनके अंडर पाकिस्तान। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। भाई हेलीकॉप्टर पर फांसी पहली बार देखी हम लोगों ने, ये देखिए तस्वीरें इसलिए आपके लिए दिखाई है। सुरक्षा का मसला है, हमें जहीन बनना पड़ेगा। जहालत से काम नहीं चलेगा, जहीन बनना पड़ेगा। मार कुटाई होगी, जैसे कश्मीर में जिहादियों आतंकियों के साथ हुआ ना, जैसा कश्मीर में जिहादियों और आतंकियों के साथ हुआ ना, वो हाल होगा इनका, मामला नहीं है, देश की वो हाल होगा। जो बंदूक उठाएगा सीधा ऊपर जहन्नुम जाएगा। ये इलेक्शन का मामला नहीं है, इकोनॉमी का मामला नहीं है, सुरक्षा का मामला है। जी, सिक्योरिटी फर्स्ट। सुरक्षा तो आतंकियों को अपनी भारतीय सेना के सामने खड़ी होंगी, तो आतंकियों को अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। सेना की चिंता आप मत करिए, देखो हमें आतंकियों की सुरक्षा की चिंता आपको ज्यादा हो रही है। नुपुर आप बोलिए, फिर सुशील पंडित आप बोलेंगे, अब ऑडियो बंद रहेगा, फिर बिट्टा जी आ रहा हूं। नुपुर पहले आप, फिर सुशील पंडित जी आप बोलिएगा। बिट्टा जी आ रहा हूं। नुपुर मैं 3 चीज कहूंगी। सबसे पहले वो जो 3 सो कॉल्ड स्टूडेंट के बेल की बात हो रही थी, मैं उनसे आग्रह करूंगी जरा ऑर्डर को दोबारा पढ़िएगा। वो बेल ऑर्डर में ये कहा गया है कि जितना संगीन जुर्म उतना पुख्ता सबूत होना चाहिए। अगर कोर्ट को लगता कि गैर कानूनी अरेस्ट है और गैर कानूनी दफाएं लगाई गई है तो रिहा करते, बेल नहीं देते। और दूसरी बात, इन्हीं 3 में से एक है आसिफ इकबाल तना। अमन जी आप जानते होंगे ये बात, ये आसिफ इकबाल तना वो आदमी है जिसको बेल तो दी थी जून 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने,
लेकिन अगस्त माह में तालिबान ने जब काबुल में टेक ओवर किया तो क्लब हाउस की एक मीटिंग के अंदर यही आसिफ इकबाल का नाम, जो अभी भी अक्यूज है दिल्ली दंगों में, क्या कहता पाया गया है कि ये आजादी जो तालिबान ने पाई है अफगानिस्तान में, हमें इसे कॉपी करना चाहिए भारत देश के अंदर और हमें भी ऐसे ही यहाँ पे आजादी लेनी चाहिए। तो ये बाहर कैसे आ जाते हैं ऐसे लोग? बंदूक की नोक पे आजादी, हाँ यही बात है, आप चिंता मत कीजिए, ये मामला दूसरा हो गया, इसकी जांच, फोरेंसिक जांच करवा के ये अलग मामला बनता है भारतीय कानून के अधीन। मैं इतना भी बता दूं आपको। दूसरी बात कहना चाहूंगी, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि धारा 370 के बाद क्या बदला। अरे थोड़ा अखबार पढ़ लेते, थोड़ा पार्लियामेंट्री डिबेट सुन लेते, थोड़ा सा आप डिस्कशन सुन लेते तो पता होता मार्च अप्रैल 2021 के अंदर देश के गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े दिए हैं जनाब। 370 धारा के एब्रोगेशन के बाद अगस्त 2019 के बाद आतंकवादी मामलों में 60% गिरावट आई है। आगे मैंने आंकड़े लिख रखे, सुनिएगा ध्यान से। स्टोन पेल्टिंग या पत्थरबाजी के मामलों में जो 1500 लगभग 1500 ऑन एन एवरेज प्रति वर्ष होते थे, वो 2020-21 में 327 थे केवल। और घुसपैठ करने की कोशिश जो लगभग सालाना 300 से अधिक होती थी, पिछले साल में 100 से कम हुई है। और यहाँ एक कंपटीशन छिड़ा, अमन जी सुनिएगा ध्यान से, कंपटीशन छिड़ा। मैं भी ज्यादा भारतीय, मैं भी उतना भारतीय। अगर आपको भारत की इतनी चिंता थी तो आपकी बड़ी दिग्गज लीडर जो हैं, जो पीडीपी की सर्वप्रथम जो आपकी लीडर है, उन्होंने ये बात कैसे कह दी कि भारत का तिरंगा झंडा तो मैं उठाऊंगी नहीं। भारत के तिरंगे झंडे का अपमान कैसा कर दिया। और यहाँ पे आप प्रवक्ता बैठे बने हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं मैं भी उतना भारतीय। आप डिसाइड कर लो आप क्या हो। असल परेशानी ये है कि आप लोगों के जहन के अंदर, मतलब कुछ चंद राजनीतिक दलों के जहन के अंदर, कश्मीर के अंदर भारत के प्रति कोई इज्जत नहीं, ना फिर कोई प्यार। इसीलिए आप ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी टिप्पणियां देते हो और इसीलिए आप पाकिस्तान परस्त साउंड करते हो मोर ऑफन देन नॉट। सुशील पंडित, अब पाक परस्त मतलब आतंक परस्त हो गया ना, अब तो आतंक की जुगलबंदी है। बोलिए आप सुशील पंडित, आप बोलिए, फिर बिट्टा जी। जी धन्यवाद अमन जी। ये जो पीडीपी के प्रवक्ता और उनके बाद एक और सज्जन हकला कर आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, उस पर अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने अपना गला साफ किया है। उन्होंने साफ साफ भारत को चेतावनी दी है कि अगर कश्मीरियों के सब्र का बांध टूट गया तो देख लो अफगानिस्तान में क्या हुआ है, गायब हो जाओगे, यू विल डिसअपियर। ये चेतावनी दी है उन्होंने कश्मीर से भारत को, अफगानिस्तान का उलाहना देते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए। तो ये चल रहा है इनके जहन में। ये जो आज कह रहे हैं आपको कि हम भी भारतीय हैं, हम भी भारत के संविधान में हल चाहते हैं, हमें बड़े जहन से बात करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। जो आपको यहां पर नसीहतें दे रहे हैं, इनके सरबराह वहां क्या कह रहे हैं? और जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं ना, कश्मीर में बैठे बैठे अफगानिस्तान की ओर ताकते ताकते, उनको यह समझ आ जाना चाहिए कि वहां के अफगानियों की क्या दुर्गति हो रही है इस वक्त, और पाकिस्तान में क्या दुर्गति हो रही है। आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, ये इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि इनको कश्मीर की, आप किसी भी दिशा में चले जाइए, 1000-2000 किलोमीटर दूर कश्मीर से किसी भी तरफ, इनको भारत जैसा लोकतंत्र और भारत जैसी आजादी नहीं मिलेगी। संगीनों की नोक पर इनकी ठोड़ी टिकाई जाएगी। बोलिए शौकत जवाब देना चाह रहे हैं आपको पीडीपी से। बोलिए शौकत भाई, आप जवाब दे दीजिए। तालिबान से पंडित जी मेरा ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है उसको आप अपनी पॉलिटिकल उस स्टेटमेंट में तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए चैनल के ऊपर बैठकर। सुन लीजिए उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सब्र किया है, आपने इनका सब कुछ छीन लिया है, इनके ऊपर आपने जुल्म किया है 2 साल से। अब आप इन पर मजीद जुल्म मत करिए। अगर इनका सब्र टूट जाएगा तो आप नजर नहीं आओगे। उसका मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आप और ज्यादा परेशान करोगे तो जब लोग ही आपका साथ नहीं देंगे, लोग ही आपसे खुश नहीं होंगे, तो आप ये बताइए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश कैसे बढ़ेगा आगे? हमारी रियासत कैसे आगे बढ़ेगी? तरक्की कैसे होगी? ये जो बाकी अभी जो मैडम कह रही थी ना
कि 2019 के बाद ये हो गया वो हो गया, ये आपके कागजात में डॉक्यूमेंट्स में होगा। इधर हमें जमीन पर कुछ नहीं मिला है, जमीन पर अगर मिला है तो डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला है। वो आपके जो पार्लियामेंट के अंदर जो बड़े बड़े भाषण थे ना, वो वहीं तक महदूद रह गए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए ताकि हम बोलें। और तीसरा ये, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। इस पे आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप अपनी बात करिए, हमें मत बोलिए। आप एमएस बेटा भी नहीं सकता, आप जैसे किसी सर्टिफिकेट के लायक नहीं है आप। एमएस बेटा, आपको कौन कहता है आप सर्टिफिकेट बांटिए? आप कौन है? आप कौन है? कौन है आप? आप हमसे ज्यादा तेज बात हैं, आप ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं। आप तालिबान की तरफ देख के मन में लड्डू फोड़ते रहिए। मैं बताता हूँ और हमें आपने क्या किया? आपने जम्मू कश्मीर में क्या फेस किया है? चलिए मैं बताता हूँ। शौकत चौधरी आपने क्या ये किया? कहते हैं गायब हो जाएंगे आप, अगर सब्र टूट गया इनका तो गायब हो जाएंगे, तालिबान की पीसीआर दिखाई नहीं पड़ेंगे। सुनना चाहेंगे। शौकत भाई आपके लिए काटिए लाइन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.